नमस्कार साथियों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे VVU FYUGP सेमेस्टर 3 का जिनका भी सेशन दोस्तों 23 से 27 है उनके लिए माइनर हिस्ट्री का सारे लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। ठीक है, तो वीडियो पे नए हैं तो पूरा बने रहिएगा, तभी वीडियो ज़्यादा समझ आएगा और ये आप कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम में जो 75 मार्क्स आता है इसी में से आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी लेट के, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को समझेंगे आंसर के साथ। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, बोला है कनिष्ठ की उपलब्धियों एवं उसका सांस्कृतिक योगदान का वर्णन कीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट ही हैं। तो पहले हम लोग परिचय देखेंगे। आप जब भी आंसर वगैरह भी लिखिएगा तो ऐसे टॉपिक वाइज करके लिखिएगा, पहले आंसर लिखिए, फिर सांस्कृतिक योगदान लिखिए, फिर उसका उपलब्धियां लिखिए, मतलब ऐसे टॉपिक वाइज करके लिखिएगा तो एग्जामिनर भी आपका कॉपी चेक करके अच्छा मार्क्स देता है। ठीक है, तो पहले परिचय में हम लोग देखते हैं। बोला कि कनिष्ठ कुषाण वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। ठीक है, कौन सा वंश का? कुषाण वंश का। ये छोटा छोटा पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले, यानी 1 मार्क्स में। ठीक है, उसका शासन काल कब से कब तक था? तो लगभग 78 ईस्वी से लेके 120 ईस्वी के बीच माना जाता है। किसका? कनिष्ठ का। ठीक है, वह न केवल एक शक्तिशाली विजेता था बल्कि एक महान सांस्कृतिक, धार्मिक एवं कला प्रेमी शासक भी था। यानी दोस्तों वो ना एक शक्तिशाली विजेता के साथ साथ एक महान सांस्कृतिक, धार्मिक और कला प्रेमी शासक भी था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। बोला है कि कनिष्ठ के समय कुषाण साम्राज्य की सीमाएं बहुत विस्तृत थी, यानी बहुत दूर तक फैली थी। किसके समय में? कनिष्ठ के समय में। ठीक है, और उसका शासन भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम युग माना जाता है, यानी कि उसका जो शासनकाल है भारत के इतिहास में एक बहुत ही स्वर्णिम युग माना जाता है, बहुत ही अहम माना जाता है। ठीक है, तो ये है इनका परिचय, थोड़ा सा हमने देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे एक एक करके इसका राजनीतिक एवं सैन्य उपलब्धियां, यानी सीधा समझिए इनके प्रमुख उपलब्धियों के बारे में हम लोग समझेंगे। किनके? कनिष्ठ जी के। ठीक है, तो पहला हो जाता है हम लोग का साम्राज्य का विस्तार, यानी कि साम्राज्य का विस्तार, अपने साम्राज्य को फैलाया। ठीक है, तो कैसे? तो चलिए देखते हैं। कनिष्ठ ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके राज्य की सीमाएं पश्चिम में मध्य एशिया यानी कि बल्क और सौल्दियाना से लेकर जो है पूर्व में बिहार तक और उत्तर में कासगढ़ से लेकर दक्षिण में मालवा तक फैली हुई थी। यानी उनका जो साम्राज्य था बहुत दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, कहाँ से शुरू था? तो पश्चिम से लेके, देखिए पश्चिम में मध्य एशिया से लेके पूर्व में बिहार तक और उत्तर में कासगढ़ से लेके दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था उनका साम्राज्य। ठीक है, फिर आगे देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि उसने कई युद्ध जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया, यानी कि कई जगहों में युद्ध जीतकर वहां जीता और वहां जो है अपने साम्राज्य को बैठाया, साम्राज्य को विस्तार किया, बढ़ावा दिया। ठीक है, बढ़ाया। तो ये था। दूसरा है राजधानी। तो ये क्या है? चलिए देखते हैं। उसकी 2 प्रमुख राजधानियां थी। पहला था पुरुषपुर, यानी कि जो कि अभी वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा था मथुरा। ठीक है, ये 2 उसके प्रमुख राजधानियां थी। किसके? तो कनिष्ठ साम्राज्य की। ठीक है, किसके? कनिष्ठ साम्राज्य की। तो पुरुषपुर प्रशासनिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, जबकि मथुरा जो है सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। तो दोनों का आप समझ चुके हैं, काहे दोनों थी राजधानी। तो पुरुषपुर जो थी प्रशासनिक और सैन्य दृष्टि से जरूरी था, जबकि मथुरा जो है सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से जरूरी था। ठीक है, तो ये था। तीसरा हम लोग का है चीन एवं मध्य एशिया से संबंध। इसका जो साम्राज्य है वो चीन से और मध्य एशिया से भी संबंध रखता था। कैसे? चलिए देखते हैं। तो कनिष्ठ ने चीन के हान राजवंश से मैत्री संबंध स्थापित किया। उसने रेशम मार्ग को पुनर्जीवित किया, जिससे भारत चीन व्यापार में वृद्धि हुई। तो ये उनका कारण था, जिसके कारण भारत और चीन में जो है विस्तार से व्यापार करना शुरू किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों विजय अभियान। ठीक है, विजय अभियान क्या है? तो कनिष्ठ ने कुजूल, कदफिसेस और भीम कड़फिसेस के बाद सत्ता संभाली और अपनी वीरता से भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भागों को अपने अधीन कर लिया। यानी किसके बाद इसने संभाला था? तो कुजूल, कदफिसेस के बाद और भीम कड़फिसेस के बाद उसने जो है
सत्ता संभाली थी, यानी साम्राज्य संभाला था किसने? कनिष्ठ ने। और अपनी वीरता और सहानुभूति से उसने भारत के उत्तर पश्चिमी भागों को अपने अधीन कर लिया था, यानी जीत लिया था। ठीक है, ये था। आगे देखते हैं इसकी सांस्कृतिक एवं धार्मिक योगदान, यानी कनिष्ठ के द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान क्या है। तो पहला है महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण। तो कनिष्ठ महायान बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। उसने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर मध्य एशिया, चीन और मंगोलिया तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी वो जो थे वो बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा संरक्षित करते थे, बचाते थे और मानते थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, भारत से शुरू किया और मध्य एशियाई, चीन, मंगोलिया तक भी जो है बौद्ध धर्म को फैलाना और उसको बढ़ावा देने का काम किया। ठीक है, तो ये पहला था। दूसरा है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। तो ये क्या है, चलिए समझते हैं। तो बोल रहा है कनिष्ठ के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन हुआ। इस सभा में बौद्ध धर्म के दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित किया गया। यह बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यानी उनके समय में, कनिष्ठ के समय में एक समिति आयोजन हुआ था जिसमें जो है बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग में? हीनयान और महायान। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले या तो ये पूछ ले किसने इसको विभाजित किया था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ रहा था, यानी बहुत ही जरूरी था। अब तीसरा है गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास। तो चलिए देखेंगे। बोला है कनिष्ठ के शासन काल में गांधार कला, यानी जिसको गिरको बौद्ध शैली बोलते हैं, और मथुरा कला का अद्भुत विकास हुआ। इन शैलियों में बौद्ध एवं बौद्धि संतों की सुंदर मूर्तियां बनाई गई। पहली बार बौद्ध की मूर्ति का निर्माण इसी काल में हुआ था। यानी सबसे पहले, यानी बौद्ध धर्म में सबसे पहले जो है बौद्ध जी का, महावीर बुद्ध का मूर्ति का निर्माण इसी काल में हुआ था। कौन से काल में? तो कनिष्ठ के शासन काल में। किसके? कनिष्ठ के शासन काल में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चौथा की तरफ चलते हैं। तो बोल रहा है कि विज्ञान और चिकित्सा का विकास। कनिष्ठ के दरबार में विख्यात आयुर्वेदाचार्य चरक और यूनानी चिकित्सक यास्कुत्स थे। यानी ये जो थे चरक और आस्कुत्स, ये दो चिकित्सक थे। ठीक है, एक थे आयुर्वेदाचार्य, एक थे यूनानी चिकित्सक। चरक ने चरक संहिता का निर्माण इसी काल में किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब पांचवा हम लोग का बोल रहा है साहित्य का विकास। साहित्य का भी विकास हुआ। चलिए कैसे चलते हैं। तो कनिष्ठ संस्कृति भाषा का प्रेमी थे, संस्कृत भाषा का। ठीक है, यानी उनको संस्कृत भाषा ज्यादा पसंद था। उसकी सभा में प्रसिद्ध कवि और नाटककार यज्ञघोष थे। ठीक है, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की। जिसके अलावा वसुवधु, नागार्जुन जैसे बौद्ध विद्वानों का समय भी कनिष्ठ के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज आप समझ चुके हैं। यानी इनके समय में भी जो है बहुत ज्यादा नाटक, कवि, प्रसिद्ध कवि वगैरह बहुत सारी रचनाएं हुई, जिसमें थे एक बुद्ध चरित्र। ठीक है, नागार्जुन जैसे, वसुवधु जैसे भी बौद्ध विद्वान इसी समय में जो है, इसी समय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा। आगे हम लोग देखेंगे। छठा बोल रहा है कि धर्म सहिष्णुता। तो बोल रहा है यद्यपि कनिष्ठ बौद्ध धर्म का अनुयायी था, फिर भी उसने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया, जैसे कि हिंदू धर्म और यूनानी धर्म के प्रति भी उसका दृष्टिकोण सहिष्णु था। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो है कनिष्ठ जो है बौद्ध धर्म को जरूर मानते थे। ठीक है, उनको बढ़ावा जरूर देते थे, लेकिन उनके सिवा भी उसने जो है, उसके सिवा भी हिंदू धर्म और यूनानी धर्म के प्रति भी उसका दृष्टिकोण, यानी कि वो जो है इन दोनों को भी बढ़ावा देने का काम किया और इन दोनों के प्रति भी उनका जो है प्रेम था। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। ठीक है साथियों, अब आगे हम लोग का कनिष्ठ का आर्थिक योगदान, यानी कि उसने जो है आर्थिक योगदान किस तरह दिया था वो हमने देखा था, सांस्कृतिक योगदान। ठीक है, अब देखेंगे। बोल रहा है कि सिक्कों की ढलाई। तो कनिष्ठ ने स्वर्ण, रजत और तांग के सुंदर एवं बहुभाषीय सिक्के चलवाए। इन सिक्कों पर यूनानी, ईरानी, हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं की छवियां मिलती थी, जो इसकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाती थी। यानी इसका द्वारा जो सिक्का बनाया जाने लगा उसमें जो है
बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म की देवी देवताओं का जो है छवि रहती थी, ठीक है, यूनानी धर्म का भी और ईरानी धर्म का भी, ठीक है। तो ये था। आगे है व्यापार का विकास हुआ, कैसे हुआ? तो कनिष्क के समय में रेशम मार्ग के द्वारा भारत का चीन, मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से व्यापार बढ़ा, जिससे अधिक आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई, ठीक है। कहने का मतलब है कनिष्क के समय में रेशम मार्ग का जो है निर्माण हुआ, ठीक है, मतलब रेशम का जो है व्यापार किया जाने लगा भारत से चीन, चीन से मध्य एशिया, रोमन, इन सभी में, ठीक है, जिससे जो है आर्थिक विकास भी हुआ। अब निष्कर्ष में देख लेते हैं। बोल रहा कनिष्क न केवल एक महान विजेता था, बल्कि एक दूरदर्शी शासक, धर्म प्रेमी एवं सांस्कृतिक रक्षक भी था, ठीक है। उसकी उपलब्धियां भारत के इतिहास में अद्वितीय है। उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार हुआ, कला एवं साहित्य का विकास हुआ और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी, ठीक है। इसके कारण से कनिष्क को भारतीय इतिहास के एक महान शासक के रूप में स्मरण किया जाता है। तो ये था कनिष्क का इतिहास, जिसमें हमने देखा उसके सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक योगदान, उपलब्धियां, धार्मिक योगदान, हर एक चीज को देखा। कनिष्क कौन थे, उनका शासनकाल कब से कब तक रहा, ठीक है। तो ये हमने देखा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ, जो कि बोल रहा है कि गंधार और मथुरा कला की विशेषताओं का तुलना कीजिए। यानी गंधार कला क्या है, मथुरा कला क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों की विशेषताएं क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हर एक डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बोल रहा है कि गंधार और मथुरा कला प्राचीन भारत के दो महान मूर्ति कला परंपराएं थी, जिन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म की मूर्ति निर्माण शैली को गहराई से प्रभावित किया, ठीक है। इन दोनों शैलियों का विकास लगभग एक ही काल में हुआ, लेकिन इसमें अंतर क्या है, उसकी अभिव्यक्ति और शिल्प में शैली में अनेक भिन्नताएं थी। नीचे इन दोनों कलाओं की तुलना की गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों ने जो है मूर्ति कला परंपरा को बढ़ावा दिया, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म की मूर्ति निर्माण शैली को गहराई से प्रभावित किया, ठीक है। इन दोनों शैलियों का जो है विकास लगभग एक ही काल में हुआ था, लेकिन दोनों जो है थोड़ा थोड़ा भिन्न है। कैसे भिन्न है, तो चलिए हम लोग नीचे देखते हैं, ऐसा बताया गया। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। तो पहला हो गया उत्पत्ति और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि पर, ठीक है। तो बोला कि गंधार कला का विकास उत्तर पश्चिमी भारत में हुआ, जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र है, ठीक है। प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? तक्षशिला, जलालाबाद और पेशवर आदि, मतलब इन जगहों पर जो है गंधार कला का विकास हुआ था, जो कि अभी जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान बन चुका है। जबकि मथुरा कला का विकास जो है उत्तर भारत के मथुरा क्षेत्र में हुआ था, जो आज भी जो है धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको भी पता है ना मथुरा के बारे में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे विदेशी और देशी प्रभाव क्या पड़ा था। तो गंधार कला पर यूनानी, रोमन यानी ग्रीक रोमन कला का गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि यह क्षेत्र पहले अलेक्जेंडर और फिर सक्को तथा कुषाणों के अधीन रहा, इसलिए इसका जो है असर पड़ा था, ठीक है। लेकिन देखते हैं मथुरा कला का क्या हुआ। मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी भारतीय परंपरा पर आधारित थी, जिसने भारतीय धार्मिकता, भावनाएं और प्रतीक अधिक स्पष्ट दिखाई देती। यानी जो मधुर कला है, मथुरा कला है, ये जो है भारतीय परंपरा को अपनाते थे, भारतीय परंपरा पर जो है आधारित है। इसमें जो है भारतीय धार्मिक भावनाएं, प्रतीक, इन सभी चीजों को स्पष्ट दिखाई देते हैं। तीसरा है मूर्ति निर्माण की शैली और भाव। गंधार कला में मूर्ति जो है यथार्थवादी यानी असलियत जैसी होती है। चेहरे पर गहरी भाव भंगिमा, वस्त्रों में सिलावटें की सुंदरता और शरीर की प्राकृतिक बनावट को उखेरा जाता है, यानी कि अच्छे से दिखाया जाता है। जबकि मथुरा शैली में क्या होता है, मूर्तियां आध्यात्मिकता और आदर्शवाद को दर्शाती थी। चेहरा शांत, आंखें ध्यानमग्न और शरीर जो है मजबूत एवं आकर्षक होता था। तो ये दोनों में अंतर था, ठीक है, मथुरा कला और ये क्या बोलते हैं, गंधार कला, ठीक है। इसका प्रमुख सामग्री देखेंगे तो गंधार कला में नीले, भूरे, ग्रे पत्थर, जिसको सिक्ट बोलते हैं, का प्रयोग किया गया है। इससे मूर्तियां में महीनता और चमक आती थी। जबकि मथुरा कला में क्या किया गया है,
बलुआ पत्थर जिसको रेड स्टोन बोलते हैं, रेड सैंड स्टोन, ठीक है, का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है, जो मथुरा के स्थानीय विशेषताएं थी। तो ये दोनों में यूज हुआ है। अब धार्मिक विषय वस्तु देखते हैं। तो गधार कला में बौद्ध के जीवन की घटनाओं को मूर्तियां और पैनलों में चित्रित किया गया है, जैसे कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र, धर्म प्रवर्तन आदि, इन सभी चीजों को दिखाया गया है गधार कला में। जबकि मथुरा कला में बौद्ध के अलावा हिंदू देवी देवताओं, जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियां बनाई गई है। यह अधिक विविध और समावेशी शैली थी, ये जो मथुरा कला थी, ठीक है। अब इसका समय काल देखिए, यानी कब से कब तक रहा। तो गधार कला जो है इसका विकास फर्स्ट से लेके पांचवा, मतलब पहला से लेके 5वां शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ, विशेष रूप से कुषाण काल में हुआ था, ठीक है। जबकि मथुरा कला का विकास जो है मयूरांतर काल से शुरू होकर गुप्त युग में अपनी पराकाष्ठ पर हुआ, जैसे कि फर्स्ट शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 6ठा शताब्दी ईसा पूर्व तक हुआ था। तो ये था, ठीक है। अब इसका हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। आपने इसमें देखा साथियों कि आखिर गधार कला, मथुरा कला मतलब जो है वो एक जो है शैलियां हैं, जो कि मूर्तियां, कला, ये सब के लिए है, लेकिन दोनों में बहुत सारी भिन्नताएं हैं जो हमने एक एक करके अच्छे से देखा, ठीक है। और इसमें हम निष्कर्ष देखते हैं। बोला कि गधार और मथुरा दोनों शैलियां प्राचीन भारतीय कला की अद्वितीय विरासत है। गधार कला ने बौद्ध मूर्ति कला में पश्चिमी सौंदर्य बोध को जोड़ा, जबकि मथुरा कला ने भारतीय आत्मा और धार्मिक भावनाओं को मूर्त रूप से दिया, यानी कि उसे जो है दर्शाते हुए मूर्ति के रूप में दिया। दोनों शैलियों ने मिलकर आगे चलकर गुप्त काल के शुद्ध भारतीय मूर्तिकरण का आधार तैयार किया। तो ये था दोस्तों इनकी विशेषताएं, किसकी, गधार कला और मथुरा कला की, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन भी हम आप लोग के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, विस्तार से समझाइए आखिर क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह पूछे, सिर्फ ये अगर लिखा रहे कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, तो आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये है हम लोग का उत्तर। बोल रहा है कि गुप्त युग जो कि लगभग 320 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक चला था, भारतीय इतिहास का एक अत्यंत गौरवशाली काल माना जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा जो है इफेक्टिव काल माना जाता है। इसे भारत का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में क्या हुआ था दोस्तों, तो चलिए हम भी देखते हैं। तो इस काल में भारतीय समाज, सांस्कृतिक, कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, शिक्षा और धर्म सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई, यानी बहुत ज्यादा विकास हुआ। यह काल राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रतीक था, इसलिए इसे जो है भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। नीचे हम लोग अच्छे से समझेंगे तब समझ आएगा। तो पहला हो जाता है कि राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति क्या थी उस समय। तो गुप्त वंश के शासकों ने एक शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी सीधा समझिए इस काल में हर चीज एकदम परफेक्ट था, ठीक है। भारत की बहुत ज्यादा उन्नति हुई थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे सम्राटों ने अपनी प्रशासनिक कौशल से विकास साम्राज्य को संगठित रखा। तो ये भी था। आगे हम लोग देखेंगे, बोल रहा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया क्योंकि उसने जो है अनेक विजयी यात्रा की, इसलिए उसे जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया था, ठीक है। अब बोल रहा है दोस्तों कि गुप्त शासकों ने स्थानीय स्वशासन को भी प्रोत्साहित किया, जिसने शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाया। तो ये पहला हुआ था। दूसरा, आर्थिक समृद्धि बढ़ी थी। कैसे बढ़ी थी, तो व्यापार, कृषि, उद्योग, धंधे में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। सोने की मुद्रा, ठीक है, उसका चलन हुआ था, जिसके कारण जो है आर्थिक समृद्धि का प्रमाण है, क्योंकि सोने की जो है उसी समय सिक्का जो है चलती थी। भारत का दक्षिण पूर्व एशिया, रोम और चीन से व्यापारिक संबंध था बहुत ज्यादा, जिसके कारण भी जो है आर्थिक बढ़ी थी। तीसरा है कला और स्थापत्य कैसे बढ़ा था, तो चलिए देखते हैं। बोला कि गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ये भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वर्ण युग, भारतीय कला का स्वर्ण युग, दो तीन नाम है गुप्त काल, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं जो कि आपको पता है, सांची स्तूप, एलोरा, देवगढ़ मंदिर इसी काल में बने, यानी इन सभी जो है मंदिर वगैरह, गुफाएं
जो उसी समय में बना था। कब समय में? गुप्त काल में, जिसको भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कला में धार्मिक भावनाओं की सुंदरता अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। मूर्तियों में भाव, भंगिमा और सौंदर्य की अद्भुत संगम होता है, तो इसी काल में हुआ था। अब देखते हैं इसकी साहित्य उन्नति क्या हुई थी। तो संस्कृति, भाषा और साहित्य को इसी युग में अत्यधिक प्रोत्साहन मिला था। जैसे कि कालिदास गुप्त युग के सबसे महान कवि और नाटकवर थे। उनकी रचनाएं कुछ है जो हम लोग देखेंगे इसी काल में हुई थी। यानी इस काल के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कवि, महान कवि जो थे वो थे कालिदास। कौन थे? कालिदास, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही विख्यात कवि और नाटककार हैं। ठीक है। पहला इसका अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये उनके द्वारा रचना की गई है। फिर है मेघदूतम, फिर है समारस संभव आदि विश्व परिषद है, यानी कि ये सब जो है प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा फेमस है। ये सब उनके द्वारा लिखे गए जो हैं कुछ फेमस रचनाएं हैं। किनके द्वारा? कालिदास के द्वारा। ठीक है। तो विशाखदंत ने मुद्रा राक्षस और मास के कई नाटक लिखे, तो इनके द्वारा भी लिखा गया है। पुराणों का अंतिम रूप गुप्त काल में ही विकसित हुआ था, यानी पुराण का जो है अंतिम रूप भी जो है गुप्त काल में ही विकसित हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब पांचवा है विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र में प्रगति हुआ था। तो देखिए आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिमा ग्रंथ की रचना इसी काल में की थी, जिसमें जो है पृथ्वी की गोल आकृति, ग्रहों की आकृति, शून्य का प्रयोग और पाई का मूल्य बताया था। यानी कि इसी काल में जो है शून्य की रचना की गई थी, पाई की रचना की गई थी, ग्रहों की आकृति बताई गई थी, ग्रहों की गति बताई गई थी। किसके द्वारा? तो आर्यभट्ट के द्वारा। कौन सा ग्रंथ में? आर्यभट्टिमा ग्रंथ में। ठीक है। तो ये था दोस्तों। फिर है वराहमिहिर ने वराह संहिता जैसे ग्रंथों से ज्योतिष्य शास्त्र और खगोल शास्त्र को समृद्ध किया, यानी उसने बताया। फिर है शून्य दशमलव पद्धति और बीज गणित का विकास गुप्त काल के महान वैज्ञानिक उपलब्धियां थी, यानी इसी काल में जो है शून्य दशमलव, फिर है ये सब चीजों का जो है बीज गणित, इन सभी का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। अब हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे कि शिक्षा और विश्वविद्यालय। तो गुप्त काल यानी गुप्त काल या गुप्त युग में शिक्षा का स्तर अत्यंत उच्च था, यानी बहुत ज्यादा हाई था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे उस समय, जहां देश विदेश के छात्र आया करते थे, पढ़ते थे। इन संस्थानों में धर्म, दर्शन, चिकित्सा, विज्ञान, गणित आदि विषयों की पढ़ाई होती थी। तो ये भी आपको पता ही होगा नालंदा वगैरह के बारे में, है ना। फिर आगे हो जाता है हम लोग का धार्मिक सह्योन्ता और विकास। तो गुप्त शासक मुख्यतः हिंदू धर्म के अनुयायी थे, परंतु उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। मंदिर निर्माण की परंपरा इसी युग में प्रारंभ हुई, यानी इसी युग से शुरू हुई थी। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का लेखन तथा उसका प्रचार प्रसार गुप्त काल में हुआ था, यानी बहुत सारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं जो कि हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, इन सभी का जो है लेखन और उसका प्रचार प्रसार जो है गुप्त काल से ही शुरू हुआ था। तो ये भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। बोल रहा है कि गुप्त काल हर दृष्टि से भारतीय इतिहास का उज्ज्वलतम अध्याय है, यानी कि बहुत ही अच्छा विकासशील बोला जाए काल है। ठीक है। जिस काल में जो है बहुत सारे यूरोप में पूर्ण जागरण हुआ, उसी प्रकार गुप्त काल में भारत के संस्कृति, कला, विज्ञान, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में स्वामीन उपलब्धियां प्राप्त की। इसलिए जो है इतिहासकार ने इस काल को जो है भारत का स्वर्ण युग कहा है। स्वर्ण युग के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये था दोस्तों, जिससे आपको ये पता चला कि भारत का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को क्यों कहा जाता है, या फिर गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। इसको आपने डिटेल में देखा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, जो बोल रहा है कि समुद्रगुप्त की विजय नीति और पर्याय प्रसिद्ध का इतिहास महत्व स्पष्ट कीजिए। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं इसकी भी शुरुआत। तो इसका उत्तर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसमें आप चाहें तो परिचय पहले लिख दीजिएगा या फिर यहीं से शुरू कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बोल रहा है कि गुप्त वंश के महान शासकों में से एक
समुद्रगुप्त का नाम सबसे ऊपर आता है। क्यों आता है? तो वह न केवल एक महान विजेता थे बल्कि कला, धर्म और संस्कृति का भी संरक्षक था। उसने भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई क्षेत्रों में जीता और एक मजबूत साम्राज्य बनाया। यानी कि जो गुप्त वंश के महान शासक थे समुद्रगुप्त, वो इसलिए नाम उसका ऊपर है क्योंकि वह एक जो है महान नेता ही सिर्फ नहीं थे, विजेता ही नहीं थे, बल्कि वो कला, धर्म, संस्कृति का भी संरक्षक थे। यानी इन सभी चीजों को बढ़ावा देते थे, मानते थे। उन्होंने जो है भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई क्षेत्रों में कई जगहों को जीता और एक अपना जो है एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की थी। उसकी जीतों और शासक की जानकारी पर्याप्त स्पष्टता से मिलती है, जिसे इसके मंत्री हरिसेन ने लिखा था। तो ये क्या चीज है, इसके ऊपर भी हम लोग समझते हैं। चलिए नीचे समझेंगे, ठीक है। तो बोला समुद्रगुप्त की विजय नीति। तो विजय नीति क्या है? तो समुद्रगुप्त ने पूरे भारत के 3 तरह से विजय अभियान चलाया। भारत में कितने तरह से चलाया था? 3 तरह से। कौन कौन से 3 तरह है? तो चलिए देखते हैं। पहला हो गया कि उत्तर भारत का विजय, जिसको आर्यवर्त अभियान के नाम से भी जाना जाता है, या तो आप नॉर्मल से यहाँ से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था? तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को युद्ध में हराया था और इन राजाओं के राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि इनके जगहों को, इनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इससे गुप्त साम्राज्य की जड़ें मजबूत हुई और वो जो बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। तो पराजित राज्य, यानी कौन कौन से राज्य हैं जो पराजित हुए? तो नागसेन, मद्रक, कौशल, मलाव, फिर अभार, रुहीन आदि। तो ये टोटल जो है इन सभी जो है पराजित राज्य हैं जो उस समय में समुद्रगुप्त ने जो है पराजित किया था, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग। बोल रहा है कि दक्षिण भारत का विजय, जिसको दक्षिणापथ अभियान के नाम से भी जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं पर चढ़ाई की, यानी कि चढ़ाई की मतलब उसे जो है हराया, ठीक है। तो ये था। अब हरा के क्या किया? तो उन्होंने हराया, लेकिन क्या उसके राज्य नहीं छीने। क्यों नहीं छीने? तो उन्होंने समुद्रगुप्त को कर टैक्स देना शुरू कर दिया था, इसलिए उसका राज्य नहीं छीना गया। यानी 12 राज्य को तो हराया, 12 राजाओं को हराया, लेकिन उसका राज्य इसलिए नहीं छीना गया क्योंकि उन्होंने जो है कर देना शुरू कर दिया था, टैक्स देना शुरू कर दिया था, ठीक है। जिसमें से प्रमुख राजा कौन कौन से? तो काचिका, विष्णुगुप्त, वेगिका, हस्तिवर्मा, कुटक, कौशल। तो ये सब प्रमुख राजाएं हैं जो इनसे हारे थे, किनसे? समुद्रगुप्त से, और जो है टैक्स देना शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब आगे हम लोग का दोस्तों, तो ये है सीमांत और विदेशी राज्य। समुद्रगुप्त ने भारत की सीमांत के बाहर एक देश से भी मंत्री संबंध बनाए। इन क्षेत्रों ने उपहार और कर भेजकर अधीनता स्वीकार की। यानी कि बहुत सारे जो है भारत के सीमा से बाहर भी उन्होंने जो है संबंध बनाए थे दूसरे देशों से। तो इन क्षेत्रों के लोग जो है क्या करने लगे? उपहार देने लगे, गिफ्ट और टैक्स वगैरह दे दे के जो है इसे जो है मतलब जो है मानने लगे। तो उदाहरण के तौर पर नेपाल, कंबोज, मलवद्वीप, सिंधु, देवक, लंका, तो ये सब जो है यहाँ इन सभी देशों ने जो है कर और उपहार भेजकर अधीनता स्वीकार की, यानी हार स्वीकार किया। फिर है प्रयाग प्रसिद्धता का ऐतिहासिक महत्व। तो ये क्या चीज है पहले ये समझिए। ये एक अभिलेख है, ठीक है, सॉरी शिलालेख, ठीक है, जो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदा है। इसे समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने लिखा है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयी शासन, गुणों और नीतियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ये है एक शिलालेख, ठीक है, जिसका नाम है प्रयाग प्रसिद्ध, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसका ऐतिहासिक प्रमाण का स्रोत कैसे मिलता है। तो ये हो गया कि समुद्रगुप्त की जीतों राज्यों के नाम और उसकी नीतियों की जानकारी मिलती है, जिसमें 33 से अधिक राजाओं के नाम भी हैं जिन्होंने हारे थे या फिर जो इनसे जो है लड़े थे, ठीक है। दूसरा है बोल रहा है राजनीतिक और सैन्य जानकारी। इससे पता चलता है कि भारत में उस समय कितने छोटे छोटे राज्य थे। फिर आगे बोल रहा है समुद्रगुप्त ने उन्हें एक एक करके एकता की नींव रखी थी। तो ये है, ठीक है। आगे सांस्कृतिक और कला प्रेम पर सांसिक्त ने बताया कि, यानी शिलालेख ने बताया, ठीक है, समुद्रगुप्त वीणा बजाने
वाला, कविता लिखने वाला और धार्मिक साहित्य राजा थे। वो बीना भी बजाया करते थे, कविता लिखा करते थे और धर्म को माना करते थे। उसे कविराज भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इसका धार्मिक नीति। ठीक है, इनके द्वारा कुछ धार्मिक नीति थी। तो समुद्रगुप्त ने सभी धर्मों को समान सम्मान दिया, यानी सबको जो है एकदम बराबर का रिस्पेक्ट करते थे। जैसे कि बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, हिंदू धर्म को, सभी को स्वतंत्रता दी, यानी सभी को आजादी दी, सभी को मानते थे। तो ये था। आगे कूटनीति का नीति, यानी समुद्रगुप्त केवल युद्ध से नहीं जीता बल्कि कूटनीति यानी कि अपना रणनीति से, मित्रता से और दान से भी राजाओं को अपने अधीन किया था, यानी जीते थे। ठीक है, सिर्फ लड़ के नहीं जीते। ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा। आगे इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। बोल रहा है कि समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिन्होंने भारत को युद्ध, कूटनीति और प्रशासन के द्वारा एकजुट किया। उसकी विजय नीति से गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली बना था। पर्यायपंशिता, जिसे जो है शिलालेख के कारण हमें इसके समय में जो है भारत की राजनीतिक, समाज और संस्कृति की पूरी जानकारी मिलती है। शिलालेख में लिखा गया है, जो कि इलाहाबाद के एक अभिलेख में है, एक पत्थर में है। ठीक है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, जो उसकी महानता को दर्शाता है। यानी किसने कहा था? तो ये V.S. स्मिथ जो थे, एक इतिहासकार थे। उन्होंने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन नाम दिया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जिससे पता चलता है कि वो कितने महान थे। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे हम लोग का 5वां क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है कि चंद्रगुप्त तृतीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसका शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, इनका परिचय देखेंगे, ये कौन थे आखिर। ठीक है, तो ये जानकारी तो जरूरी है ना आपको। तो चलिए सबसे पहले परिचय हो जाता है। बोला कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। किसे मिली थी? तो चंद्रगुप्त तृतीय को। वह समुद्रगुप्त का बेटा था। किसका? समुद्रगुप्त का। वाह, देख रहे हैं, सोच रहे हैं किसका बेटा था? समुद्रगुप्त का, यानी कि भारत का नेपोलियन जिसे कहा गया है उसका शासन काल जो है लगभग 380 ईस्वी से लेके 415 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, यानी कि इसी के समय को जो है भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस समय भारत में शांति, कला, शिक्षा, साहित्य और धर्म का बहुत विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसमें से पहला हुआ था साम्राज्य का विस्तार। तो चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त तृतीय ने अपने साम्राज्य को पश्चिमी की ओर बढ़ाया। उसने संको को हराकर गुजरात, सौराष्ट्र और मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये उनका साम्राज्य विस्तार था। फिर संको को हराने के कारण उसे सकारी कहा गया। किसे कहा गया? तो चंद्रगुप्त तृतीय को कहा गया। ठीक है, उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वकाटक राजा से किया। किससे किया? वकाटक राजा से, जिसने दक्षिण भारत से अच्छे संबंध बने थे। फिर है आगे शांतिपूर्ण और मजबूत शासन बनाया था। कैसे? तो चलिए देखते हैं। तो समुद्रगुप्त की जगह चंद्रगुप्त तृतीय ने एक योग्य शासक था। उसका शासन शांति और स्वास्थ्य के व्यवस्था के साथ भरा हुआ था। कैसे? उसने अपने साम्राज्य में अच्छे प्रशासन की व्यवस्था की थी। उसने अधिकारियों की मदद से राज्य को जिलों और गांवों में बांटकर शासन किया। तो ये जो है रूल बनाकर, अधिकारी बनाकर गांव को, जिले को, राज्य को अच्छे तरीका से बांट के शासन किया था। किसने? चंद्रगुप्त तृतीय ने। ठीक है, साहित्य और शिक्षा की विकास, यानी चंद्रगुप्त तृतीय के दरबार में नवरत्न थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे कालिदास, जो कि कवि हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, आपको भी पता है। फिर है दूसरा वराहमिहिर, ज्योतिषी थे ये। फिर है धनवतरी, ये चिकित्सक थे। फिर है अमर सिंह, ये शब्दकोश लेखक थे, यानी जिसको ट्रांसलेटर बोलते हैं। फिर है तुलसीदास ने मेघदूत, अभिज्ञात, शकुंतलम और रघुवंतम जैसे प्रसिद्ध रचनाएं इसी काल में लिखी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कालिदास जो है बहुत ज्यादा फेमस कवि थे। ठीक है, कवि हैं भी। फिर है कला
स्थापत्य और मूर्तिकला। इस समय में मंदिरों का निर्माण बहुत हुआ था। अजंता की गुफाएं में बने चित्र इसी समय के हैं, यानी अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हैं वो इसी समय बनाए गए थे। कब? चंद्रगुप्त तृतीय के। ठीक है। मूर्तियां और चित्रों में सुंदरता और भावनाएं साफ दिखती है। स्थापत्य कला यानी कि बिल्डिंग और मंदिर बनवाने की कला में बहुत सुधार हुआ था इसी काल में दोस्तों। फिर है दोस्तों, बोल रहा है कि धार्मिक स्थिति, यानी चंद्रगुप्त तृतीय हिंदू धर्म का अनुयायी थे, यानी वो हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे, या विष्णु और शिव का पूजा किया करते थे। किसका? विष्णु जी का और शिव जी का। ठीक है। फिर भी उसने जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी सम्मान दिया, उसने रिस्पेक्ट दिया। इस समय धार्मिक सहिष्णुता थी, यानी सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते थे। ये किए कौन? चंद्रगुप्त तृतीय। ठीक है। आर्थिक प्रगति और व्यापार। शंकों को हराने के बाद पश्चिम के बंदरगाह गुप्त साम्राज्य में आ गए, जिससे जो है विदेशों से व्यापार शुरू हुआ, जैसे कि रोम, चीन और अरब देशों से भी जो है व्यापार शुरू किया गया, जिसमें सोने और चांदी की सुंदर सिक्के बनाए गए जो इस समय में समृद्धि को दिखाते हैं। यानी इसी काल में जो है सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के बनाए गए थे, इसीलिए तो इसे भारत का जो है स्वर्ण युग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे दोस्तों बोल रहा है कि विदेशी यात्री फरहान का विवरण। फरहान कौन था दोस्तों? फरहान जो है एक चीनी बौद्ध यात्री था जो चंद्रगुप्त तृतीय के समय भारत आया था। उसने भारत की बहुत तारीफ की थी। उसने लिखा है कि, क्या लिखा है तो चलिए हम पढ़ते हैं। भारत में शांति थी, लोग धार्मिक और ईमानदार थे, चोरी डकैती नहीं होती थी, राजा न्यायप्रिय था, कर कम थे और जनता सुखी थी। ये किसने लिखा? तो फरहान लिखा है। ठीक है। तो ये उनके द्वारा लिखा गया है। निष्कर्ष देखते हैं। बोल रहा है कि चंद्रगुप्त तृतीय का शासन गुप्त काल वंश का सबसे अच्छा समय था। उसने युद्ध, शांति, कला, साहित्य, धर्म और व्यापार हर क्षेत्र में महान कार्य किए। उसके समय में भारत सचमुच एक समृद्ध, शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से महान राष्ट्र बन गया था। इसलिए उसे जो है विक्रमादित्य कहा गया है और उस काल को स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है। तो ये था साथियों जिसमें हमने देखा चंद्रगुप्त तृतीय के उसके द्वारा जितने भी दिए गए योगदान के बारे में, उनके बारे में समझा, उसके शासन के बारे में समझा, उसके साम्राज्य के बारे में समझा, उसके हर एक चीज के बारे में समझा। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, चूंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला कि हर्षवर्धन की विजयी नीति एवं सांस्कृतिक योगदान पर प्रकाश डालिए। यानी हर्षवर्धन जो हैं उनके विजय नीति क्या थी, उसका सांस्कृतिक योगदान क्या रहा, तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हर्षवर्धन कौन था। तो हर्षवर्धन प्राचीन भारत के उन महान शासकों में से एक था जिन्होंने युद्ध नीति और सांस्कृतिक विकास दोनों में संतुलन बनाए रखा। कौन? हर्षवर्धन। वह राज्यवर्धन का छोटा भाई था। किसका था? राज्यवर्धन का। और 606 ईस्वी में धानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। कहाँ धानेश्वर की गद्दी पर बैठा था? उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और कला, धर्म, साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। ठीक है। आगे देखेंगे कि हर्षवर्धन की विजय नीति क्या है। तो सबसे पहले तो हर्षवर्धन की विजय नीति में दो बातें प्रमुख थी। पहला यह था कि उत्तर भारत पर पूर्ण नियंत्रण करना, दूसरा था दक्षिण भारत की ओर विस्तार का प्रयास करना। यानी इसके ऊपर तो पूरा कंट्रोल कर ही लेना है, और दूसरा है दक्षिण भारत की ओर जो है अपने आप को जो है विस्तार का प्रयास करेंगे। तो ये था उसका दो प्रमुख बातें। किसका? तो हर्षवर्धन का। तो चलिए इसमें है, पहला बोल रहा है कि पूर्वी भारत का विजय। तो उसने उसकी बहनोई, किसके बहनोई? तो हर्षवर्धन की बहनोई ग्रहवर्मन की हत्या गौड़ नरेश शशांक ने कर दी थी। तो हर्षवर्धन ने शशांक को हराकर बंगाल पर अधिकार कर लिया था। उसने जो है उसको हरा के जो है बंगाल पर शासन कर लिया था, अधिकार कर लिया था। दूसरा बोल रहा है कि मध्य भारत पर अधिकार, मलावा, कंगोज, बिहार, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों को भी उसने अपने अधीन कर लिया था, यानी हरा के अपने कब्जे में कर लिया था। फिर है राजा कश्मीर, नेपाल, असम जैसे
राज्यों को भी हर्ष के अधीनता स्वीकार की। उसने भी जो है हार का सामना करते हुए हार मान लिया था। किसके सामने? हर्षवर्धन के सामने। तीसरा है बोल रहा है कि दक्षिण भारत की ओर प्रयास। हर्ष ने अपनी सेनाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाया, लेकिन चालुक्य राजा पुलकेशिन तृतीय ने उसे नर्मदा नदी के किनारे हरा दिया। यानी उसने दक्षिण की ओर तो प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ? चालुक्य के राजा पुलकेशिन तृतीय उसने जो है नर्मदा नदी के किनारे उसे हरा दिया, क्योंकि वो जो थे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। इस युद्ध में हार के कारण हर्ष का साम्राज्य केवल उत्तर भारत तक ही सीमित रह गया, क्योंकि वहां दक्षिण में तो वो जीत नहीं पाए, वो तो हार चुके थे ना, है ना। तो ये उत्तर भारत तक ही उसका राज्य सीमित रह गया था। इसकी सैन्य शक्तियां देखते हैं तो हर्ष की सैन्य में पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ थे। ये सब जो हैं उनके सेना थे। सेना अनुशासित थी और युद्धकाल में राजा स्वयं नेतृत्व करते थे, यानी युद्ध के दौरान राजा खुद जो है युद्ध में उतर जाते थे। आगे है बोल रहा है कि मित्र राष्ट्रों से संबंध। तो हर्ष ने कई छोटे राज्यों को युद्ध के बजाय मित्र और सहायक राज्य बनाकर शांति बनाई रखी। यानी बहुत सारे राज्यों को तो हराया, अपने कब्जे में किया, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को जो है युद्ध ना किया, बल्कि उसे जो है मित्र और सहायक राज्य के रूप में बनाकर शांति बनाए रखी। ठीक है। हर्षवर्धन का सांस्कृतिक योगदान क्या है? तो चलिए देखते हैं। तो हर्षवर्धन केवल विजेता नहीं, बल्कि कला, साहित्य और धर्म का महान संरक्षण भी था, जिसमें से पहला हो गया साहित्य और शिक्षा। तो हर्ष सांस्कृतिक का विद्वान था। वाह! जो संस्कृत भाषा का विद्वान था कौन? हर्षवर्धन। उसने 3 नाटक लिखे, उसने नाटक भी लिख दिया। देखिए, सोचिए, पहला है रत्नावली, दूसरा है प्रियदर्शिका, तीसरा है नागानंद। तो इनके द्वारा लिखे प्रमुख कविताओं का नाम लिखे ऐसा, या फिर प्रमुख रचनाएं के नाम लिखे। तो ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप ये तीनों में से कोई एक भी लिख सकते, 2 भी लिख सकते, तीनों भी लिख सकते। उसके दरबार में बाणभट्ट, जो कि हर्ष चरित्र लेखक, मयूर दंडी जैसे प्रसिद्ध कवि रहते थे। ठीक है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया और कई शिक्षण संस्थाएं भी उसने बनाई। ठीक है। किसने? तो हर्षवर्धन ने। धर्म और धार्मिक सहिष्णुता। हर्ष शुरू में शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म। बाद में वह महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने सभी धर्मों को सम्मान आदर दिया, हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को। उसने बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग को आमंत्रित किया और उसे बहुत ही आदर किया। किसने? तो हर्षवर्धन ने। किसे सम्मानित किया, किसे आमंत्रित किया? तो भिक्षु ह्वेनसांग को। ठीक है। ये जो बौद्ध धर्म के एक जो है गुरु थे। ठीक है। तीसरा है दोस्तों, बोल रहा है प्रयाग महादान। बोल रहा है हर 5 सालों में हर्ष प्रयाग यानी इलाहाबाद में एक महादान यज्ञ करते थे। इसमें वह अपनी सारी संपत्ति, वस्त्र, सोना, गायें और भोजन गरीबों को दान किया करते थे। बहुत ही अच्छा आदमी था ये तो। ठीक है। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि यह सामाजिक समरसता और धार्मिक भावनाओं का उदाहरण था। स्थापत्य और कला के बारे में देखते हैं, इसके काल में क्या था। तो हर्ष ने मंदिर, विहार, धर्मशालाएं, तालाब, कुएं और अस्पताल बनवाए। उसके समय में बौद्ध स्थापत्य के साथ साथ हिंदू मंदिर कला का भी विकास हुआ। नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों की ख्याति दूर दूर तक फैली, यानी उसका जो है प्रचार प्रसार भी हुआ दूर दूर तक। इसके बारे में, नालंदा के बारे में लोगों को पता चला। ठीक है। फिर आगे दोस्तों बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध। हर्ष का चीन, श्रीलंका जैसे देशों से अंतरराष्ट्रीय जो है बहुत अच्छा संबंध था। फिर आगे चीन के सम्राट ताइजोंग ने अपने दूत भारत भेजे थे। किसने? सम्राट ताइजोंग ने अपने दूत को भारत भेजे थे। किस लिए? तो हर्षवर्धन के लिए। ठीक है। इससे भारत चीन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा मिलाव भी हुआ। आगे निष्कर्ष बोला कि हर्षवर्धन की विजयी नीति ने उसे एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, लेकिन उसे केवल एक योद्धा कहना गलत होगा। वह एक विद्वान, कला प्रेमी और धर्म परायण शासक था, यानी धर्म प्रेमी। ठीक है। उसकी सांस्कृतिक प्रियता, शिक्षा प्रेमी और धर्म सहिष्णुता ने उसे
भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पुरुष बना दिया था। यानी सीधा एक ही वर्ड में कहा जाए तो वो जो है एक राजा के साथ साथ, सम्राट के साथ साथ अच्छे धर्म प्रेमी, कला प्रेमी, विद्वान भी थे। उनके द्वारा कई रचनाएं दी गई है। भारतीय इतिहास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। शिक्षा प्रेमी थे, धर्म प्रेमी थे, संस्कृति प्रियता था, तो ये सब चीजें थी। ठीक है, तो ये हमने देखा हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आप इसे तो जरूर पूरा करके जाइएगा। अगर चाहिए आपको 75 में से 75 मार्क्स, तो आपको जितने क्वेश्चन बताए गए हैं आप पूरा जरूर कर लीजिए। आपको 75 में से 60 आने की गारंटी मेरी है। चलिए आगे 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चोल शासक की प्रशासनिक व्यवस्था तथा स्थानीय स्वशासन या फिर स्थानीय व्यवस्था की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो चलिए उत्तर यानी कि आंसर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चोल वंश, अच्छे समझिए, चोल वंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध और ताकतवर राजवंश था। इसका शासन लगभग 9वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा। चोल शासकों ने न केवल युद्धों में सफलता पाई बल्कि एक बहुत ही अच्छी और मजबूत शासन व्यवस्था को भी बनाई। कैसे, चलिए हम लोग समझेंगे। तो उनकी सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने गांवों में स्थानीय शासक की अच्छी व्यवस्था की, जिससे लोगों की जो है सीधे फायदा होने लगा। यानी ये जो थे चोल वंश, वो राज्य में तो करते हैं थे, वो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जो है गांवों में सीधे स्थानीय तौर पर जो है अपनी अच्छी व्यवस्था नीति बनाई, जिससे लोगों को सीधे सीधे फायदा होने लगा था। ठीक है, चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोग समझेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब सीधा समझिए कि राज्य में चलने वाला प्रणाली, यानी राज्य में चलने वाला व्यवस्था। सबसे पहला है राजा का स्थान। राजा पूरे राज्य का सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक होता था, सबसे बड़ा शासक होता था। ठीक है, वह सेना का प्रमुख, न्याय देने वाला, मंदिरों का रक्षक भी होता था। राजा अपनी शक्ति से पूरे राज्य को चलाता था, यानी पूरा राज्य को चलाने वाला जो राजा होता था उसी को शासक बोलते थे, जो कि पूरे राज्य का सबसे बड़ा शासक होता था। वो न्याय देता था, मंदिर की रक्षा करता था, और प्रमुख जितने भी सेना थे उसके प्रमुख होता था, यानी हेड होता था। ठीक है, पूरे राज्य को चलाता था। अब मंत्री और अधिकारी। राजा की मदद के लिए कई मंत्री होते थे, जैसे कि वित्त मंत्री, सेनापति, न्यायपति, ये सब होते थे। ठीक है, ये मंत्री राजा के सलाह देते थे और अलग अलग काम संभालते, यानी जितने भी मंत्री थे अलग अलग काम के लिए थे, अलग अलग काम करते थे, राजा को सलाह देते थे, सलाह लेते थे, ये सब चीजों से जो है अपने राज्य को अच्छे तरीका से संभालते थे। फिर है सेना की व्यवस्था। तो चोलों के पास एक बड़ी और मजबूत सेना थी। इसमें पैदल सैनिक, यानी जो इंसान बोलते हैं, घुड़सवार, हाथी और नाविक शामिल थे। तो ये था। ठीक है, आगे क्या क्या था, उन्होंने एक ताकतवर नौसेना, यानी जिसको समुद्री सेना भी बोलते हैं, वो भी बनाई थी, जिससे वो श्रीलंका और अन्य देशों पर विजयी पा सके। किसने? चोल वंश ने, चोल राजाओं ने। ठीक है, आगे न्याय व्यवस्था के लिए उसने क्या किया था, तो राजा ही सबसे बड़ा न्याय करने वाला होता था। छोटे मोटे मामलों का हल गांव के पंचायतें करती थी, लेकिन जो बड़े बड़े जो है मामले हैं उसको जो है राजा सॉल्व किया करती थी, न्याय दिलाने का काम करती थी। तो ये था हमारा जो है जो है प्रणाली। कौन सा प्रणाली? तो जो है प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था जो राज्य में होता था। अब है स्थानीय स्वशासन, जिसको गांव में खुद शासन व्यवस्था के रूप में जो है चोल शासक ने किया था। क्या था? सबसे पहला था, चोल शासकों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसने गांवों में अपने आप से चलने की छूट दी थी। लोग अपने गांव का काम खुद पंचायत के जरिए करते थे। जैसे सबसे पहला हो गया सभा करते थे, या ब्राह्मणों के गांव हुआ करती थी। इसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग चुने जाते थे, वे अपने आपस में मिलकर गांव का फैसला लेते थे। तो ये पहला था। दूसरा है उर क्या हो गया, तो यह सामान्य लोगों के गांव में होती थी। इसमें हर जाति के और वर्ग के लोग रहते थे। ये लोग मिलकर गांव की व्यवस्था चलाते थे। ठीक है, फिर है नगरम। नगरम क्या हो गया, तो यह व्यापारी के इलाकों में होती थी। वे व्यापार और दुकानों से जुड़े काम संभालते थे, तो उसे नगरम कहा जाता था। ठीक है, आगे हम लोग का दोस्तों समितियां। तो गांव में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समितियां, जैसे स्कूल, पानी, सड़क, खेती बनाई थी, जिससे जो है अलग अलग रूप में लोगों को फायदा हो सके, सीधे मदद मिल सके। ठीक है,
हर समिति के सदस्य तय करते थे कि किस काम को कब और कैसे करना चाहिए या फिर करना है। फिर है कुड़वोलाई पद्धति। तो ये क्या चीज हो गया, चलिए समझेंगे। तो बोल रहा है कि यह पंचायत के सदस्य चुनने का एक तरीका था, जिसमें जो है लॉटरी यानी चिट्ठी निकालकर नाम चुना जाता था ताकि कोई पक्षपात ना हो। यानी कि इसमें जो है पंचायत के सदस्य, मुखिया या फिर किसी मुख्य सदस्य को चुनने के लिए एक चिट्ठी निकालकर जो है नाम चुना जाता था, लॉटरी के जैसा, ठीक है। उसी को बोलते हैं वुडवोलाई पद्धति, ठीक है, जिससे जो है किसी को जो है धोखा ना मिले और सबके मर्जी से हो, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं। तो बोल रहा है कि चोल वंश ने भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाई थी जिससे राजा से लेकर गांव तक सबका ध्यान रखा गया था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियां यह रही थी कि उन्होंने गांव को आजादी दी। उसने लोग खुद अपने गांव का संचालन कर सके। चोल की यह प्रणाली आज से ग्राम पंचायत जैसी ही थी, यानी जो आज ग्राम पंचायत वगैरह जो होती है वैसी ही थी, ठीक है, सेम। इसलिए चोल शासक को प्रशासन और लोकतंत्र के क्षेत्र में बहुत आगे माना जाता है। इसलिए चोल शासक को जो है बहुत ही अच्छा शासन काल माना जाता है, जिसमें जो है लोगों को, गांवों को, शहरों को, दोनों को जो है बराबरी का जो है हक मिला था, ठीक है। तो ये रहा चोल शासक की जो है प्रशासनिक और स्थानीय व्यवस्था के बारे में हमने। अब इसके देखेंगे चोल शासक की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, यानी कि उनके द्वारा क्या क्या उपलब्धियां पाई गई थी। तो ये चीज, तो सबसे पहले परिचय हो गया। परिचय तो आपने ऊपर भी देखा था, तो कोई जरूरी नहीं है दोबारा पढ़िए, लेकिन एक बार छोटा सा पढ़ देते हैं। पूरा चोल वंश दक्षिण भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राजवंश था, जो लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में शासन करता रहा। चोल का शासनकाल न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण और उन्नत था। इस काल में कला, स्थापत्य, साहित्य, धर्म और भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई। यानी सीधा समझिए, आप ऐसे लिख दीजिएगा, चोल शासक के समय में जो है राजनीतिक व्यवस्था तो अच्छा हुआ ही हुआ, लेकिन साथ ही साथ इस शासन काल में जो है सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उन्नत और समृद्ध हुई थी। इस काल में कला, स्थापत्य, साहित्य, धर्म, भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई। यह शासन काल लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक चला था, ठीक है। ये सब आप लिख लीजिएगा। उसके बाद एक बार टॉपिक वाइज कर करके लिखना शुरू कीजिएगा, जिसमें पहला हो गया स्थापत्य कला की उपलब्धियां। तो चोल शासकों ने भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जो आज भी स्थापत्य कला की श्रेष्ठ मिसाल माने जाते हैं। जिसमें पहला मंदिर हो गया बृहदेश्वर मंदिर, जिसे तंजावुर के नाम से, ये तंजावुर में है, ठीक है। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। इसे राजा राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। आगे देखें, इसकी शिवलिंग दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शिवलिंगों में से एक है। इसकी विमान यानी कि शिखर लगभग 66 मीटर ऊंचा है, यानी 66 मीटर ऊंचा मंदिर है। ये किसका है? शिव जी का है, ठीक है। आगे है राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर। तो ये क्या है? तो देखते हैं। यह भी एक शिव मंदिर ही है, यानी शिव जी को समर्पित एक भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है। जिसमें पत्थर की नक्काशी अत्यंत सुंदर और जटिल है, यानी इसमें जो है जो नक्शा वगैरह बनाया गया, जो मंदिर वगैरह बनाया गया, वो पत्थर की एक अत्यंत सुंदर और जटिल है, जटिल तरीके से बनाया गया है। फिर है एकरावतेश्वर मंदिर, जो कि दारासुरम में है। कहाँ है? दारासुरम में। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। यह मंदिर संगीत और वास्तुकला का अद्भुत संगम दर्शाता है। तो इसके द्वारा टोटल 3 ये प्रसिद्ध मंदिरें थी। बहुत सारी मंदिरें बनाई गई है, लेकिन ये 3 जो है ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसे दर्शाया गया। इसकी विशेषताएं क्या रही? तो इन मंदिरों का निर्माण शैली नक्शकी, मूर्तिकला, शिलालेख और भिन्न चित्र आज की वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक धरोहर की रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी कि ये जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर आगे हो गया मूर्तिकला, जिसको प्रतिभा कला भी बोलते हैं। तो चोल काल में कांस्य प्रतिभाएं विश्व परिषद है। इस प्रतिभाओं में विश्व रूप से नटराज यानी कि तांडव करने वाले शिव जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसकी मूर्तियां प्रसिद्ध है।
इस कांस्य प्रतिभाओं में गति, भावना और सौंदर्य की अद्भुत समावन्य होती है, यानी कला में जो है इन सभी चीजों को दिखाया जाता है। देवी देवताओं की प्रतिमाएं जैसे कि पार्वती, शिव, लक्ष्मी, गणेश आदि की अत्यंत भावपूर्ण एवं आकर्षक प्रतिमाएं इस युग में बनी थी। ठीक है, आगे दोस्तों बोल रहा है कि चौल काल की मूर्ति कला आज भी संग्रहालयों यानी कि संग्रहालयों और मंदिरों में दक्षिण भारतीय कला का गौरवशाली प्रतीक माना जाता है या फिर है। ठीक है, अभी भी है, वैसा बात नहीं है, आपको भी पता है ना। तो इसके देखेंगे आप साहित्य उपलब्धियां, जिसमें से चोल राजाओं ने तमिल भाषा और साहित्य को खूब प्रोत्साहित किया, यानी खूब बढ़ावा दिया था। ठीक है, इस काल में कम्बन द्वारा कम्ब रामायणम की रचना की गई थी, जो तमिल भाषा का रामकथा पर आधारित एक प्रसिद्ध महाकाव्य, यानी तमिल भाषा में जो है रामायण को सीधा समझिए उसको रचित किया गया था, जिसको रामायणम के नाम से जाना जाता है। कोई किसने लिखा? तो कम्बन के द्वारा। ठीक है, आगे है तिरुवल्लुवर का तिरुवरल नैतिकता और नीति पर आधारित ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध हुआ था। फिर संस्कृत साहित्य को भी जो है संरक्षण मिला और कई धार्मिक ग्रंथों की रचना और प्रतिलिपियां तैयार की गई थी संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में मेरे दोस्तों। फिर है धर्म और धार्मिक संहीनता, यानी चोल राजाओं ने मुख्यतः शैव धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन वह वैष्णव और बौद्ध धर्म की प्रति भी संहीनता थे। उन्होंने मठों और मंदिरों को दान दिया और अग्रहों की स्थापना की जगह ब्राह्मणों को बसाया गया। उसने वेदों को ध्यान किया जाता था। भक्ति आंदोलन को भी बल मिला, जिसमें से न्यायनार यानी शैव संत और अलावार वैष्णव संत की रचनाएं प्रचलित हुई थी। अब है दोस्तों बोल रहा है शिक्षा और ज्ञान की उन्नति हुई थी चोल काल में। तो चलिए देखते हैं। चोल काल में मंदिर केवल पूजा स्थान नहीं थे, बल्कि शिक्षा केंद्र भी थे, यानी मंदिरों में जो है पूजा के साथ साथ पढ़ाइयां भी होती थी। इन मंदिरों से जुड़े मठों में वेद, ज्योतिष, गणित, व्याकरण और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि जिसको आप अभी जानते हैं गुरुकुल के नाम से। ठीक है, तो वो मंदिरों में चलाया जाता था, मंदिरों के सामने चलाई जाती थी, जिसमें जो है कुछ मंदिरों के अंदर पुस्तकालय भी होती थी, जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे पुस्तक वहां रखे रहते थे, ताड़पत्रों पे लिखा गया ग्रंथ रहते थे, सुरक्षित रहते थे, जिसे पढ़ के हम ज्ञान अर्जित करते थे। हम नहीं करते थे, उस समय किया करते थे, हम तो अभी के हैं ना, है ना। फिर आगे संगीत और नृत्य, ठीक है, जिसको डांस बोलते हैं। ठीक है, चोल काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत और भारतनाट्यम जैसे नृत्य शैलियों को बढ़ावा मिला। मंदिरों में संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां एक धार्मिक कृत्य के रूप में होती थी। ठीक है, यानी ये सभी चीजों को बढ़ावा दिया गया था। फिर है देवदासियों की परंपरा भी इसी काल में विकसित हुई थी, यानी कि देवदासियों यानी कि जो मंदिरों की सेवा करती थी, मंदिरों की देखभाल करती थी उसे। ठीक है, आगे है स्थापत्य और संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। चोलों ने श्रीलंका, मलेशिया, सुमात्रा, जावा आदि देशों पर भी विजय प्राप्त की थी। ठीक है, फिर है वहां के मंदिरों और वास्तुकला पर चोल स्थापत्य का प्रभाव पड़ा, जिससे जो है भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। यानी वहां भी जाके इन्होंने जो है मंदिरों का, वास्तुकला का प्रसार किया, उसका प्रभाव पड़ा, वहां भी उन्होंने जो है मंदिर वगैरह बनवाए। ठीक है, तो ये था चोल काल। हम अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। बोला कि चोल वंश ने भारतीय संस्कृति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उसकी स्थापत्य कला, मूर्तिकला, साहित्य, धर्म, शिक्षा और संगीत जैसे क्षेत्रों में योगदान आज भी भारतीय संस्कृति का धरोहर का एक स्वर्णिम अध्याय है, यानी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोला चोलों की सांस्कृतिक उपलब्धियां केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही थी। उन्होंने जो है बाहर विदेशों में जीता था, वहां भी उन्होंने पहुंचाया था, बल्कि उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसलिए चोल वंश को भारत की संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। देखिए यहाँ से एक सवाल और बन रहा है, बोल रहा है कि कौन से युग को भारत का संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया है। तब आप गलती से लिख दीजिएगा गुप्त काल, नहीं, इसे आप लिखिएगा चोल वंश या फिर चोल काल। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो कैसा रहा, चलिए अब हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन है हमारा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बोल रहा है पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए।
यानी पल्लव कौन थे, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। तो चलिए एक एक करके हम लोग अच्छे से समझेंगे मेरे मित्रों। तो सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे, यानी आप इसे कैसे जानते हैं। तो पल्लव वंश, जिसे जो है दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध शासक वंश था, ठीक है। इसका शासन काल जो है 4वीं से लेकर 9वीं शताब्दी तक चला। पल्लवों की राजधानी जो है कांचीपुरम थी। कांचीपुरम आप तो सुने सुने लग रहे हैं, है ना, जो उस समय शिक्षा, धर्म और कला का बड़ा केंद्र थी। जो कांचीपुरम थी, जो उस समय शिक्षा का, धर्म का और कला का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी। पल्लव शासकों ने लड़ाई झगड़ों के अलावा कला, साहित्य, मंदिर निर्माण, धर्म और शिक्षा पे भी बहुत ज्यादा जो है ध्यान दिया या फिर योगदान दिया। इसी बातों से हम उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं उनकी द्वारा दिए गए जो है कुछ मुख्य सांस्कृतिक उपलब्धियों को। पहला है मंदिर और वास्तुकला, ठीक है। यानी पल्लवों ने दक्षिण भारत में सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है। इन मंदिरों को देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं कि कैसे बना होगा इतना बड़ा मंदिर, है ना। बहुत सारे ऐसे मंदिर आपने भी देखा होगा, ठीक है। जिसमें से पहला हो गया गुफा मंदिर, यानी चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर। सबसे पहले पल्लव राजा ने महेंद्र वर्मन प्रथम को गुफा बनवाए, महेंद्र वर्मन प्रथम ने गुफा मंदिर बनवाए। किसने? पल्लव राजा ने, ठीक है। ये मंदिर पहाड़ को काटकर बनाए गए थे, जैसे कि महाबलीपुरम के मंदिर जो है पर्वत को, पहाड़ को काटकर, गुफा को काटकर बनाए गए हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा है रथ मंदिर, यानी एक ही पत्थर से बने मंदिर को जो है रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर एक ही बड़े पत्थर को काटकर बनाए गए थे। इन्हें पंचरथ कहा जाता है, यानी कि अर्जुन रथ, भीम रथ, द्रौपदी रथ आदि, ठीक है। आगे हम लोग का ठीक है, यानी अगला बोल रहा है कि पक्के मंदिर, यानी ईंट पत्थर से बनाए गए मंदिर, ये तो नॉर्मल थे, ठीक है। बाद में पल्लवों ने असली ईंट पत्थर से भव्य मंदिर बनाए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर और वैकुंठ पेरुमल्लु मंदिर, ठीक है। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। फिर है मूर्ति कला, मूर्ति बनाना। तो पल्लवों ने मंदिरों के अंदर और बाहर बहुत सुंदर मूर्तियां बनवाई। इन मूर्तियों में भगवान शिव, विष्णु, गणेश, नृत्य करती अप्सराएं आदि दिखाई देते हैं। यानी मंदिर में जो मूर्तियां हैं उसमें से भगवान शिव की है, भगवान विष्णु की है, गणेश जी के हैं। फिर जो है नृत्य करती हुई अप्सराएं भी दिखाई देती हैं, यानी उसकी भी मूर्तियां बनाई गई हैं। बोल रहा है महाबलीपुरम की एक प्रसिद्ध नक्शी है अर्जुन की तपस्या, जो बहुत ही बड़ी और सुंदर है, ठीक है। ये एक नक्शी है। नक्शी क्या होता है? तो एक किताब के टाइप में, नक्शा के टाइप में है, जो लिखा गया है अर्जुन की तपस्या के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा और सुंदर है, ठीक है। आगे दोस्तों साहित्य में उनका कैसे योगदान रहा था, तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि पल्लव राजा न केवल युद्ध में तेज थे, बल्कि पढ़ने लिखने में भी रुचि रखते थे। कौन? पल्लव राजा, ठीक है। जिसमें पहला हो जाता है सांस्कृतिक साहित्य। राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने संस्कृत में मंत्रविलास प्रहन नामक नाटक लिखा। किसने लिखा? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। कांचीपुरम में संस्कृत में भी बहुत विद्वान रहते थे, ठीक है। फिर हो गया तामिल साहित्य। तो पल्लवों ने तामिल भाषा को भी बढ़ावा दिया। अलवर यानी विष्णु भक्त और नायवर जिसको शिव भक्त संतों ने इस समय सुंदर भक्ति गीत लिखे, ठीक है, तामिल में लिखे थे, ठीक है। फिर है धर्म और पूजा पाठ। पल्लवों ने हिंदू धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। मंदिरों में पूजा, भजन, कीर्तन का आयोजन होता था। वे शैव यानी कि शिव भक्त और वैष्णव यानी विष्णु भक्त धर्मों को मानते थे, ठीक है। फिर है दोस्तों भक्ति आंदोलन की शुरुआत इसी समय मानी जाती है। इसके साथ साथ वे बौद्ध और जैन धर्म के प्रति भी सहनशील थे, यानी उसे भी रिस्पेक्ट करते थे, उसे भी जो है आदर दिया करते थे। सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे, दिया करते थे, यहाँ दिया गया है। फिर है शिक्षा और ज्ञान। बोल रहा है कि कांचीपुरम उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, ठीक है। यहाँ छात्र धर्म, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि की पढ़ाई किया करते थे। कहाँ? कांचीपुरम में उस समय का बताया जा रहा है। चीन की यात्री हेनसोंग भी कांचीपुरम का तारीफ करता है, यानी चीन का जो यात्री है
हॉन्सोंग, वो भी जो है कांचीपुरम का बहुत तारीफ किया करता है। संगीत और चित्रकला, बोल रहा है कि मंदिर में संगीत और नृत्य का कार्यक्रम होते थे। मंदिरों की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र भी बनाए जाते थे, जो कि अब ज्यादातर मिट चुके हैं, लेकिन उस समय बनाए जाते थे। ठीक है। पल्लवों ने कलाकारों को पुनः पूरा सम्मान दिया था। ठीक है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि पल्लवों ने सिर्फ युद्ध नहीं किए, बल्कि भारत की संस्कृति, कला, धर्म को भी ऊंचाई तक पहुंचाया। उसके बनाए मंदिर, मूर्तियां और साहित्य आज भी हमारे लिए गर्व की बात है। उनकी ये सांस्कृतिक उपलब्धियां चोल और अन्य दक्षिण भारतीय शासकों के लिए आधार बनी। इस कारण जो है पल्लवों का एक समय दक्षिण भारत का एक सुनहरा युग कहलाया है। तो ये है दोस्तों, हमने देखा कि पल्लव जो है किस तरह से अपने सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त की थी। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है भारत को संस्कृति, कला और धर्म में ऊंचाई तक पहुंचाया था। ठीक है। तो ये था दोस्तों, इस वीडियो में हमने इतना ही देखा है, यानी कि हमने 9 ही क्वेश्चन लिया है। इसी 9 क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में टोटल 7 में से जो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, चारों इसी में से आ जाएंगे। ठीक है। आपको कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे मित्रों।